आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। ये आपका जो है 300 मार्क्स का है, याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चंस आपको रहेगा सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा आपका और 3 लिखना है। इसमें भी 6 रहेगा और 3 लिखना, ठीक है। ये जो है प्योर इंडियन इकोनॉमी रहेगा और इसमें जो है 5 किताब डाला हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। 300 मार्क्स का है। क्वेश्चन कितना लिखना है? 6 लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है 6, तो अर्थात कितना हो गया? 300 बाई 6 इक्वल टू 50 मार्क्स। लिखते जाइए कॉपी में नए बच्चे लोग। ये 50 मार्क्स का ईच क्वेश्चन हो गया। तो आपका 2 सेक्शन रहेगा, याद रखना है हमेशा, और सेक्शन में ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपका एक 6 क्वेश्चन इसमें से रहेगा सेक्शन ए से और 6 क्वेश्चन सेक्शन ए में जो है बहुत सारा किताब डाला हुआ है, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। इसमें जो आपका जो बुक है वो लिख देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा मैक्रो है, तीसरा मनी एंड बैंकिंग है, ठीक है। चौथा आपको है पब्लिक फाइनेंस है, पांचवा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, छठा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। 6 किताब पढ़नी है, समझ गए ना। तो ये 6 किताब से आपको सेक्शन ए में सवाल रहेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन से सवाल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आपका किसी से भी 2, 3, 4 से भी सवाल रह सकता है। अगर एबीसी करके पूछेगा तो हर पे एक सवाल आ जाएगा। एबीसीडी करके अगर पूछता है, पूछेगा ही, मान के चलिए, क्योंकि अब दोनों पैटर्न आप लोग देख चुके हैं। तो एबीसी करके सवाल पूछेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये कोर मानी जाती है। कोर पुस्तक होता है, कोर बुक होता है ये। और ये तीनों जिस बच्चे की पकड़ हो जाएगी। इस बार मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, ब्रजेश जी याद रखिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस बार सवाल आप लोग को आ रहा है 67 में। हाँ हाँ, चूंकि और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सवाल आया था। इसमें 4-5 मॉडल है जो मैं पढ़ाऊंगा। हेरेडोमर मॉडल है, सोलो मॉडल है, लेविस मॉडल है, बैलेंस थ्योरी है, ये सब पढ़ाऊंगा। 4-5 मॉडल पढ़ा देंगे, उसमें से एक पक्का सवाल रहेगा। इस बार रहेगा, आप लोगों को मैं गेस कर रहा हूँ ना, देखिएगा इस बार रहेगा। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिछले बच्चों को नहीं पढ़ाया था, क्योंकि 20 साल में एक बार भी नहीं पूछा है। एक बार केवल पूछा है हेरेडोमर और एक बार सोलो मॉडल पूछा। जब पूछा है एरिया है, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट मैनेजर में पूछ दिया है, तो उसका तो एरिया देख लिया ना। वो कहता है ना कि जब कोई जानवर किसी को खेत को देख लेता है तो वहां बार बार चरने की कोशिश करता है। बीपीएससी उस एरिया में जा चुका है, अब उसका दिमाग वहां चला गया। वो जब भी बनाएगा सवाल ग्रोथ डेवलपमेंट आपको जरूर बनाएगा सर। इसलिए उसको हम लोग उसके पकड़ लेते हैं। हम लोग उस दृष्टि से देखते हैं। आप भले नहीं देख पाते, लेकिन हम देख लेते हैं। अगर इस एरिया में घुस गया, देखिए आईएसएलएम में प्रोजेक्ट मैनेजर में भी घुसा था, देखिए इसमें डबल में भी घुस गया। वो आईएसएलएम से जब सवाल उठाया तो दोनों के लिए बना लिया है। कई बार सेटर तो एक होता है ना, सेटर एक होता है। उनको कहा कि दोनों एग्जाम के लिए सेट कर दीजिए। वो आईएसएलएम में क्या हुआ था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था, उठा के इसमें भी डाल दिया, उसमें भी डाल दिया, दोनों थोड़ा थोड़ा बदल दिया था। तो जब एरिया टच हो जाएगा तो उसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है। उससे एक कदम आगे नया एरिया लेके और चलेंगे हम। लगाओ निशाना, तुम कहां तक लगाते हो, फिर वहां तक पकड़ हो जाएगी हमारी। तो वी हैव टू स्टडी द 6 बुक्स टू कवर द 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चन इन द पार्ट ए ऑफ द इकोनॉमिक सेक्शन। क्लियर है ना। तो ये 6 किताब हम लोग को पढ़नी है, लेकिन 6 किताब पूरा नहीं पढ़ना है, डरना नहीं है। पूरे सबका सिलेक्टिव एरिया है, सबका सिलेक्टिव एरिया है। थोड़ा 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 तो कोर चीजें हैं इनका, जो कोर बातें हैं वही पढ़नी है। अगर इतना पढ़ेंगे तो बहुत वक्त चाहिए, क्योंकि ये सब इतना तो पीजी में पढ़ता है लोग। जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तब इतना पढ़ना पड़ता है, इतनी किताब, या ऑनर्स करते हैं तब पढ़ना पड़ता है। लेकिन चूंकि इसमें हम लोगों को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप इसमें से ये आपका 6 पोर्शन हो गया। तो सबसे पहले मैं पढ़ा दूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद मैक्रो, ठीक है। और फिर इस बार हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल, ठीक है। फंसते हैं बच्चा लोग इसमें बहुत बच्चे इंटरनेशनल में फंसते हैं। जैसे अक्सर मैंने 4 थ्योरी पढ़ा दिया था, है ना, एडम स्मिथ का, रिकार्डो का, एक्सर ओलिन का और हैबरलर का। हैबरलर देखिए नहीं आया इस बार, जैसे हैबरलर आ रहा है 67 आप में हैबरलर पूछेगा, पक्का पूछेगा। एक्सर ओलिन पूछ लिया ना, अब नहीं रिपीट करेगा। कंबाइंड में हैबरलर ही पूछेगा, लिख लीजिए। तो इस बार हैबरलर में मैक्सिमम बच्चे फंस रहे थे, सब बोले कि सर हार्ड होता है, क्योंकि बड़ा नोट्स भी था, कई डायग्राम, लगता है 5-6 डायग्राम है उसमें। तो इस कारण से थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन टफ है नहीं कुछ। और वही इंडोमेंट नहीं समझ पाता है लोग, वेरिएबल फैक्टर नहीं समझ पा रहा है, इसी कारण से लोग फंस रहे हैं। तो इसको मैं 3rd राउंड में इसको पढ़ा दूंगा। और ये बिल्कुल इजी है। मनी एंड बैंकिंग आसान है, पब्लिक फाइनेंस टैक्सेशन आसान है। इसमें हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मॉडल पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके बाद ये पढ़ाएंगे और ये दोनों लास्ट में आप पढ़ा देंगे, बहुत आसान। अब देखिए इसमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। ये याद होनी चाहिए आप लोग को, सिलेबस पूरी याद होनी चाहिए। आपको क्या होगा, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे
तो आपके दिमाग में हिट करेगा, ये तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसका डायग्राम उसमें लिखने में दिक्कत नहीं होगी। और जैसे इंटरनेशनल तो सर तो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का है ये सवाल, बैलेंस ऑफ पेमेंट सर पढ़ा है या हम भी पढ़े हैं, अब उसमें से कहेगा भाई या वर्चुअल मड का है, या आपको पीपीपी थ्योरी है, या आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, तो इस तरह से आप वो से एरिया सब एरिया तक वहां जाइएगा, ये लिखना ये लिखना ये लिखना, ये चीज होनी है। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन and what section and what chapter and what topic is related with this question, and first of all you have to distinguish the question and what type what segment has been asked from which chapter and which point and which section। ये नहीं पकड़ पाइएगा तो फिर नहीं लिख पाइएगा, कहीं भी नहीं लिख पाए। अभी तो आप लोग डबल के एग्जाम में ही आप लोगों को सांस फूल रहा था, यूपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिए, इसी तरह से पूछता है, जैसे आपका डबल है ना, वो यूपीएससी से यूपीएससी के पैटर्न पे पूछा गया, बीच बीच से बना के छोटा छोटा करके पार्ट करके वहां पर आपको फिर उस तो पकड़ नहीं बनाएगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए माइक्रो में पढ़ना क्या है हमको, इसमें मात्र तीन चैप्टर पढ़ने हैं आपको, मात्र 3 चैप्टर, ठीक है। तो पहला है कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा है प्रोड्यूसर बिहेवियर, और तीसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। ये 3 पढ़ना है, ठीक है, एकदम याद कर लेना है निधि पूरा बढ़िया। माइक्रो इकोनॉमिक्स कितना पढ़ना है? 3 पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और मार्केट स्ट्रक्चर। ये 3 में से 2 सवाल रहता है, हमेशा रहता है, जैसे आपका था, अभी भी था, डबल ए में भी था, और प्लस आने वाला कंबाइन में भी 2 सवाल रहेगा, इससे 2 सवाल पक्का रहता है। अब अगर हम मान लेते हैं 3 चैप्टर को पकड़ बना लिए पूरा, 2 सवाल रहेगा, और 2 सवाल का मतलब कितना मार्क्स का हो गया? 100 नंबर का हो गया। एक सवाल 50 नंबर का है तो 2 सवाल 100 नंबर तो पकड़ आ गई ना हमारी, उसमें तो कोई नहीं हिलाएगा, हमको कोई नहीं हिलाएगा ना, 100 पकड़ है। अब जैसे कि मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, मान लो आपको सेट थ्योरी है, अलजेब्रा है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री है, मेंसुरेशन है, जियोमेट्री है, लेकिन अगर सेट थ्योरी की पकड़ बना ली है, सेट थ्योरी से 10 नंबर का सवाल आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 10 तो बना लेंगे सर, क्योंकि सेट थ्योरी पकड़ है हमारा। तो हम उसी तरह कहेंगे कि माइक्रो पे पकड़ बना लेंगे और कंज्यूमर बिहेवियर, ये तीनों चैप्टर पे पकड़ बना लेंगे तो 100 नंबर तो पकड़ा गया ना हमारा। तो 100 का तो हमारा कोटा पूरा हो गया, 100 के लिए कोई चिंता नहीं करनी है। यही है रणनीति, इसी को कहता है युद्ध जीतने की। कोई भी राजा जब दूसरे राजा पर अटैक करता था तो पहले चुप शहर के बाहरी क्षेत्र को जीतता था, पहले वो धीरे धीरे 1 राज को, 2 राज को, 2 जिला को, 3 जिला को, 2 गांव को, 4 गांव, एक बैगे जाके उसके राजमहल पर आक्रमण नहीं करता था कभी भी। तो धीरे धीरे आपको अपनी युद्ध जो जीतनी है वो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे उस ओर, उसको पकड़ बना लेंगे। एक सेगमेंट में पकड़ बना लेंगे, 100 नंबर हमारा पकड़। लास्ट अगर नहीं भी पूछा 50 नंबर का तो पक्का पूछेगा ना, तो 50 तो हमारे पॉकेट में आ गया, कोई नहीं लेगा हमसे। तो इस तरह से हम लोग इसको कंज्यूमर बिहेवियर को प्रोड्यूसर बिहेवियर मार्केट से लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें 4 सवाल हम पढ़ाएंगे, मात्र 4 सवाल। इसमें 3 सवाल पढ़ाएंगे, मात्र 3 सवाल, 1 सवाल रहेगा। इसमें 4 प्रकार के मार्केट पढ़ाएंगे, तो 4 3 7 3 10 सवाल में 2 सवाल, 100 नंबर। बोलो इससे बड़ा और क्या चाहिए? अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा डीप पढ़ा देंगे आप लोगों को, सब क्वेश्चन को तोड़ के बता देंगे, खत्म हो गई। इस तरह से आप नीति क्लियर हो जाती है कि आपका माइक्रो पे पूरा। और ये कोर बातें हैं, हर बच्चों का 95% बच्चों का माइक्रो कमजोर होता है, माइक्रो में ही दिक्कत होता है उन लोगों को, अब माइक्रो ही समझ में नहीं आता है। कारण है कि इसमें इतना डायग्राम है, इतना थ्योरी है कि बच्चा रिलेट नहीं करता। तो रिलेशन क्लियर कर लेना है, रिलेट कर लेना है, और बेसिक से एडवांस की ओर चलना है। अगर इलास्टिसिटी नहीं समझ रहा है तो मेरे क्लास में आप फ्रीली पूछिएगा कि सर हमको इलास्टिसिटी नहीं। हम तो कोशिश करते हैं कि चूंकि हमारा रणनीति होता है, बहुत बच्चे लोग मैथ वाले आए हैं, बहुत बच्चे लोग कॉमर्स वाले हैं, बहुत बच्चे एमबीए करके आए, उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो बेसिक अगर नहीं क्लियर करेंगे, एमआर ही नहीं बताएंगे, टीआर ही नहीं बताएंगे, एमसी ही नहीं बताएंगे, एआर ही नहीं बताएंगे, इक्विलिब्रियम ही नहीं बताएंगे, तो कहां से समझेगा? यूटिलिटी ही नहीं बताएंगे, है ना, तो कहां से समझेगा? इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरा लेक्चर सुनिएगा जो एकदम गौर से, लिखते चले जाइएगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे हम लोग, प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ेंगे और मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? जब पढ़ाने लगेंगे तो इसका डिटेल दिखा देंगे। अभी सिलेबस को पहले एक बार देख लेते हैं। दूसरा आइए, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ए और ए का अंतर है, याद रखना है। बहुत लोग बोलने से बोल देता है मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो है ना, दोनों है, ये माइक्रो एंड मैक्रो, तो आई का अंतर है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है, देखिए ये प्योर थ्योरेटिकल है, ये पूरा जो है विस्तार है, ये पूरे इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करके बताता है। इसमें सबसे पहला सवाल नेशनल इनकम, जो हिट क्वेश्चन है, इस बार भी आया, आप लोग को भी आया। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। इसमें हम 4 तरह के सवाल पढ़ाएंगे, चारों में से आएगा ही, पक्का आएगा,
आया भी, लगातार आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग को भी आएगा। अब आप लोग को क्या आएगा, आप लोग को वेलफेयर आएगा, हम जान रहे हैं, वेलफेयर पूछेगा। इसे पढ़ाएंगे व्हाट इज नेशनल इनकम क्या है, व्हाट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, व्हाट आर द मेथड्स एंड व्हाट आर द है ना मेथड टू मीट नेशनल इनकम, मापने की कौन कौन सी विधि है, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, है ना, ये सारा मेथड इसमें बताएंगे, है ना। उसके बाद बताएंगे कि राष्ट्रीय जीएनपी, है ना, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, है ना, एनएनआई, जीएनआई, ये सारा चीज को जितना है, पीआई, पीडीआई, है ना, एनआई, एनएनआई, ये सारा चीज इसमें कंपोनेंट में आपको बताया जाएगा, कंसेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम। उसके बाद एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी रिगार्डिंग द नेशनल इनकम। पूछता है, सवाल पूछा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल आपसे ही पूछेगा, एक बार आया भी है कि क्या राष्ट्रीय आय बढ़ना, क्या राष्ट्रीय आय बढ़ने की सूचक सामाजिक कल्याण होता है क्या, इसकी व्याख्या करें। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन में उसको कोरोबरेट करना पड़ता है, आपको तर्क में, वितर्क में, आपको अगेंस्ट में, फार में देके उसको प्रूव करना पड़ता है। जब भी क्या से सवाल पूछता है तो आपको पूछना पड़ेगा। अब जैसे पूछता है कि आर यू मैड, तो बोलते हैं नो सर आई एम नॉट, व्हाई, बिकॉज आई एम सेंसिबल पर्सन, I can't read, I can't understand, I can't talk, I can't sleep, I can't do everything as a human being. इसलिए it is proved here that I am not a mad. नहीं, ये ना कहते हैं, आप बोलते हैं ना, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लॉजिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वही कहता है कि क्या राष्ट्रीय आय का बढ़ना सामाजिक कल्याण का सूचक है। एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई तो क्या वो अमीर हो गया? नहीं होगा। तो कहता है कि राष्ट्रीय आय का बढ़ना यानी जीडीपी का बढ़ना राष्ट्रीय कल्याण का सूचक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? दो बात, राष्ट्रीय आय बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ गई, क्या होगा? घट के वहीं, क्योंकि नेशनल इनकम क्या है, पॉपुलेशन पर निर्भर करता है। पूरे देश का राष्ट्रीय आय पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ा, जनसंख्या भी बढ़ गई। आपके घर में 10 लोग थे, 10,000 रुपया आ रहा था, अब जैसे 20,000 आया 10 लोग और आ गए, तो आपकी जीवन स्तर तो वही ना गई, जितना भी आप रह रहे थे उतना पे हो गया। पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ गई, ठीक है, लेकिन आपका खर्च जो है डायमेंशन भी चेंज हो गया आपका, तो आपका वेलफेयर नहीं बढ़ेगा ना। मान लो आपको 1 लाख आमदनी आने लगी, लेकिन आपका जो 1 लाख रुपए है वो जा रहा है कहाँ? लॉटरी में, कहाँ? सट्टेबाजी में, कहाँ जा रहा है? गलत चीज में। हाँ हाँ, वही दोनों कारण पूछ रहे थे आप लोग से। आपको बोलना चाहिए था कि सर इन्फ्लेशन, आपको बोलना चाहिए था पॉपुलेशन। दोनों इन्फ्लेशन पॉपुलेशन जुड़ा हुआ था, लेकिन आप लोग नहीं जा पाए वहां। तो जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इनकम अपने आप कम हो जाएगा ना। फिर अब आपके यहाँ खाने वाले की संख्या बढ़ गई तो आपको खाना तो कम पड़ेगा ही। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ना या देश की राष्ट्रीय आय बढ़ना हमेशा क्या होता है? कल्याण का सूचक नहीं होता है। अगर महंगाई बढ़ जाए, मान लीजिए आपको 100 रुपया भी है, तो 100 और हम दे दिए 200 हो गया, अब बाजार गया पता चला सेब दुगना हो गया, तो बात तो वही है। यही चीज होता है, यही 2 चीज आपसे सुनना चाह रहे थे, अब याद आया आपको। तो नेशनल इनकम हमेशा बढ़ना कल्याण का सूचक नहीं होता है, ये आपको। तो नेशनल इनकम क्लियर हो गया। डिफिनेशन, टाइप्स, मेजर मापना है, कठिनाइयां मापने में क्या होती है, उसके बाद जीडीपी जीएनपी का डिस्ट्रीब्यूशन, अंतर जो इस बार पूछा है, अंतर क्या होता है, परिभाषा जानिएगा, वही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, वैसी को सजा के लिख दीजिएगा, हो जाएगा वहां। आप प्लस इसमें जो डायग्रामेटिक पढ़ाएंगे वो वेलफेयर पढ़ाएंगे कि वेलफेयर क्यों नहीं होता है, समाज कल्याण क्यों नहीं होगा, वो डायग्राम से प्रूव कर देंगे आप। इसका है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, है ना, केन्स या जनरल भी या क्लासिकल भी पढ़। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसमें पढ़ेंगे एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एमईआई, एमपीसी, एमपीएस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और लास्ट में पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। पढ़ाएंगे इस बार एक्सीलरेशन आपको, त्वरक, गुणक और त्वरक दोनों। इसी से सवाल इस बार आप लोग को पूछा था, मल्टीप्लायर से आया हुआ था डबल, रेट मल्टीप्लायर था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लायर था, सब मल्टीप्लायर पूछ दिया था। तो मैक्रो पे ज्यादा फोकस किया है इस बार, ज्यादा सवाल जो आप लोग को फंसाया है ना, इसी में आईएसएलएम कर्व, इन्वेस्टमेंट फंक्शन में पढ़ेंगे आईएसएलएम कर्व, हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे, इसी से सवाल फंसाया है आप लोग को ज्यादा, बाकी सब ठीक ठाक है। लेकिन इसमें लड़का पढ़ना ही नहीं चाहता है, देखिएगा ना आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, हम देखते हैं, हम तो खत्म करेंगे जल्दी से ही, पूरा देखते हैं कि आप लोग जाते हैं, सिलेबस यही कह रहा है, पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है इसमें, माइक्रो पढ़ने के बाद इसमें बोरिंग होने लगता है लड़का। हाँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन, ACCLERATION है, थोड़ा घसा के टीआईओन, एक्सीलरेशन त्वरक बोलते हैं हिंदी में, सब हिंदी बता भी देंगे, घबराना नहीं, हिंदी अभी लिख लो, अब हिंदी इंग्लिश लिखने में समय बहुत लग जाएगा। तो पहला नेशनल इनकम याद हो गया, दूसरा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्लासिकल और केन्स का, तीसरा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे
और एमईसी, एमईआई, एमपीसी, एमपीएस ये हुआ मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जो y बराबर c प्लस एस प्लस आई प्लस में पढ़ते हैं ना हम लोग, वही इनकम का ही ये पार्ट है, पूरा होल में पढ़ता है। इसी से फिर आगे जाएगा मल्टीप्लायर, जो इस बार पूछा है, और एक्सेलरेशन जो पढ़ना है आप लोग को, किसी को नहीं पढ़ा है इस बार पढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार आप लोग को पूछेगा इससे। जब मल्टीप्लायर टच किया तो बच गया यही ना, बच गया ये, इस एरिया से वो बनाएगा, कुछ रिपीट नहीं करेगा, मल्टीप्लायर यहाँ से बनाएगा। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। देखिए क्लियर है, कहाँ से बनेगा पकड़ क्लियर है, ये पकड़ बना लेनी है आपको, हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, माइक्रो याद हो गया, सिलेबस मैक्रो का याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जितने हैं पुराने वाले एकदम रट लीजिए, सिलेबस दिमाग में रहनी चाहिए, जान लीजिए। तीसरा क्या लिखे थे, मनी एंड बैंकिंग, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसमें दो बुक है, इसमें एक मनी है और एक बैंकिंग है, ठीक है। तो मनी में जो है हम लोग दोनों, इस बार सप्लाई ऑफ मनी आया था, डिमांड फॉर मनी हम पढ़ाए थे, लेकिन आपको आ रहा है 67 में डिमांड फॉर मनी आ रहा है। ये सप्लाई ऑफ मनी पूछ लिया ना, M1, M2, M3, M4 लिखे ही होंगे आप लोग, और उसके बाद फिर वो आ रहा है। तो इसमें हम लोग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा इस बार जो है मनी थ्योरी भी हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, हो सकता है अगर पूछ दे, जिसको क्यूटीएम थ्योरी बोलते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे इस बार। इसमें फिशर का है, कैम्ब्रिज का है, ठीक है, रॉबर्टसन का है, जो रिवीज थ्योरी ऑफ लिखा है रॉबर्टसन, जो हाल में लिखा है रीसेटलमेंट ऑफ द थ्योरी, उसको पढ़ लेंगे। नया थ्योरी बिल्कुल है, क्वांटिटी में एमवी बराबर पीटी वगैरह जो है, उस सिद्धांत को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या कि हो सकता है वहां ही चला जाएगा, गया नहीं अभी तक गया नहीं है बीपीएससी उस एरिया में, लेकिन जाएगा आपको, अब जाएगा वो। इस तरह जो इसका हम दौर देख रहे हैं, दूसरे घर में घुस रहा है, सिलेबस से बाहर जाएगा, एकदम जाएगा। तो क्यूटीएम थ्योरी भी हम लोग पढ़ लेंगे, हाँ, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। इसको हम लोग तीनों चारों पढ़ लेंगे, ठीक ना। समय लगेगा लेकिन पढ़, जब वो बढ़ा रहा है तो हम भी अपना दायरा बढ़ा देते हैं, बढ़ाओ कितना बढ़ाते हो, देख क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट एकदम। पहले देखिए शुरू से स्टार्ट कीजिए। तो हमारा डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ मनी आएगा, फिर क्यूटीएम थ्योरी पे आएगा, और बैंकिंग में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो बैंकिंग में पढ़ेंगे हम लोग आरबीआई। अब आरबीआई से जुड़ा हुआ सारा चीज आ जाएगा, इसमें फंक्शन आ जाएगा, इसका क्रेडिट क्रिएशन आ जाएगा, और क्रेडिट कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है ना। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि मनी है यहाँ पर, तो मॉनेटरी पॉलिसी पर, जो कि एग्जाम में आया, आप लोग लिखे भी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी लिखे ना जी, मॉनेटरी पॉलिसी पूछा था, और इसमें फिजिकल पॉलिसी पूछ दी, बोले थे कि एक में वो आएगा, एक में आएगा, उसी तरह फिर आप लोग को आएगा मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी, दोनों जोड़ के पूछेगा, देखिएगा दोनों जोड़ देगा। बताइए दोनों में श्रेष्ठ कौन अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा उपयोगी, सवाल बन गया। ये सवाल बुक में नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि दोनों दो चैप्टर का है ना, बुक में नहीं मिलेगा ये। एक है मॉनेटरी पॉलिसी अलग चैप्टर है, एक है फिजिकल पॉलिसी अलग चैप्टर है, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में आएगा, लिख देगा कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में दोनों में श्रेष्ठ किसे माना जाता है। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में कोविड काल की स्थिति, युद्ध की स्थिति है ना, मंदी की स्थिति में, या मुद्रास्फीति की स्थिति में, कौन सी नीति सबसे ज्यादा कारगर होती है। सवाल बन गया, बनाया हुआ सवाल है, कॉन्कॉक्टेड है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कोई किताब में नहीं, लेकिन बीपीएससी बना दी। तो अगर हम दोनों पढ़ लिए, दोनों का इफेक्ट पढ़ लिए, दोनों का रोल पढ़ लिए, पढ़ लिए, दोनों से निकाल के हम तीसरा सवाल नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। आपको आटा दे दिया गया, आपको चीनी दे दिया गया, दूध दे दिया गया, कहेगा कोई आइटम बना के लाइए, 4 आइटम तो नहीं बना सकते। बहुत चीज बन सकता है, रोटी बन सकता है, पराठा बन सकता है, पुआ बन सकता है, हलवा बन सकता है, कितना चीज। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आपके पास कंपोनेंट होनी चाहिए। हम दोनों को पूरी पकड़ बना के बनाएंगे, मॉनेटरी को, फिजिकल को। पूछो क्या पूछते हो, तो देखते हैं तुम्हारी भी क्या है हैसियत और मेरी भी क्या हैसियत। अरे दोनों की लड़ाई है ना भाई, बीपीएससी आपको चैलेंज देता है, आप उसको चैलेंज देते हैं, और आप जब लिख के आते हैं तो उसको हरा देते हैं, आपको नंबर मिलता है, आपकी युद्ध विजयी होती है। तो दिस इज द 4 सेगमेंट है ना, and have to be studied in the chapter of the money and banking. First of all, we have to cover the demand and supply for the money. Thereafter, QTM theory, quantity theory of the money, Fisher and Pigou, and RBI. RBI is the very easy chapter. And function of the RBI, and what is the method of the credit creation by the commercial bank? जो पूछा है इस बार आपने. And what are the methods to control the credit control by the RBI in the economy? क्या क्या मेथड, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, उसी में हम लोग पढ़ेंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना, एलएएफ, एमएएसएफ, ये सारा चीज उसी में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आरबीआई में पढ़ेंगे क्रेडिट कंट्रोल, क्लियर है ना, ये सारा चीज पढ़ेंगे। तो चूंकि कि आपको चैप्टर बताया जा रहा है डिटेल में सारा चीज, मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं, जो इसमें है उसका ये पार्ट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा विस्तृत पार्ट है इसमें।
अगर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो क्रेडिट कंट्रोल अपने आप पकड़ में आ जाए। इस तरह से आपका क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है। पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, ठीक है ना। पब्लिक फाइनेंस राजस्व है। राजस्व की जहां बात आती है वहां टैक्स की बात आती है। कॉमन सी बात है, इसमें टैक्सेशन पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़ना है, कर। अब टैक्सेशन में पढ़ना है क्या, व्हाट इज टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स, डिफरेंशिएट ऑफ टैक्स, टैक्स बर्डन, टैक्स इवेजन, है ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, है ना, डिग्रेशन टैक्स, सारे प्रकार टैक्स को पढ़। टैक्स लगाया जाता है, इफेक्ट पर लेंगे। इंपैक्ट ऑफ टैक्स, बढ़ाने घटाने से किसी व्यक्ति के आय पर, राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ लेंगे, जो कि पूछा है आप लोग को। तो टैक्स के पॉइंट को पकड़ बना लेंगे, पक्का रहता है। इसमें से एक सवाल रहता है 50 नंबर, तो हम नंबर नहीं बता पाए थे। माइक्रो से 50 नंबर, माइक्रो हमने क्या क्या पढ़ा है, 4-5 सवाल बताया है माइक्रो, उसमें से एक 50 नंबर का बन जाएगा। तो 150 तो हमारा ऐसे ही हो जाता है, 100 नंबर उधर 50 उधर, 150 तो हमारा इस तरह। तो मनी बैंकिंग से एक सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आता है तो 50 नंबर मिलेगा, आपको नहीं आएगा तो नहीं। आपका मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस चॉइस पे रखना है, कोशिश करना है माइक्रो से लिखने का, मैक्रो से लिखने का, क्योंकि मार्क्स पेचिंग वो पॉइंट होता है, वहां ज्यादा नंबर मिलता है। और इसमें अगर नहीं मिल रहा है उधर से, तो इधर से लिखना, विकल्प नहीं होगा तो पर लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम बहुत कम होगा, केवल एनालाइज होगा, विश्लेषण होगा बड़ा से बड़ा। तो टैक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और क्या पढ़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी पर, ठीक है। करारोपण, कर क्या है, कर क्या है, टैक्स क्या है, बोलो। टैक्स इज ए कंपलसरी, नहीं दिया जाता। वेरी गुड, ठीक है, ठीक बोलिए। तो टैक्सेशन से जुड़ा हुआ यहाँ फिजिकल पॉलिसी है। इसमें क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, बजट, एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेब्ट, 4 प्रकार। टैक्सेशन, सरकार क्या लगाएगी, कितना टैक्स लगाएगी, उसके बाद उस टैक्स को लेगी तो एक्सपेंडिचर कितना करेगी गवर्नमेंट पीपुल पे, तो जी यानी जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद सरकार को अगर घट जाएगा, बजट घाटा होगा, तो डेब्ट कहां से, कर्ज कहां से लेगा, कर्ज पढ़ेंगे, चाहे इंटरनल कर्ज हो, डोमेस्टिक एक्सटर्नल कर्ज मिला के पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसमें बजट, इसी में पढ़ेंगे हम लोग, एक बजट भी पढ़ेंगे, याद रखना बजट। और इस बार बजट से सवाल पूछा है आपको, क्या पूछा था, बजट डेफिसिट पूछा था, राजकोषीय घाटा, घाटा, इस सब में से अंतर पूछा था। तो सवाल बजट से आप, तो ये थ्योरी पार्ट है, इसका इंडियन इकोनॉमी भी है, लेकिन थ्योरी पार्ट हम लोग इसमें 3 चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे। हमारा पूरा अब तक 25 साल में सवाल, और इसी में घूम रहा है, घूमेगा, बीपीएससी से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। टैक्सेशन एक सेगमेंट हो गया, फिजिकल पॉलिसी एक हो गया, और बजट एक हो गया। 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। क्योंकि मेरा नोट्स आपको एग्जॉस्टिव रहेगा, याद रखिएगा, 8 पन्ने 9 पन्ने, लेकिन वो नोट्स नहीं है लिखने वाला एग्जाम हॉल में, वो कंसेप्ट बनाने का नोट्स है। उसमें से जो पार्ट आएगा वो लिखिएगा, पूरा ही मत सोचिए कि 8 पन्ना जाके वहां लिख देगा, नहीं लिखाएगा भी नहीं, होगा भी नहीं। अब उसमें क्या रहेगा कि व्हाट इज बजट, बजट क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट, बजट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्या है, हाउ बजट फॉर्मेट बाय द कैबिनेट, कैबिनेट द्वारा बजट कैसे, है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द बजट, है ना, व्हाई द बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट क्यों होता है, व्हाट आर द रेमेडी टू बी द डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या रेमेडी है, ये सारा चीज उसमें हम लोग देखेंगे। और उस तरह से उसको व्हाई इंडिया अडॉप्ट द डेफिसिट बजट, इंडिया डेफिसिट बजट क्यों अपनाता है, ठीक समझ रहा है ना, बजट डेफिसिट क्यों अपनाता है, हर विकासशील देश डेफिसिट बजट ही अपनाता है, घाटे का बजट ही अपनाता है, क्योंकि उसको एक्सपेंडिचर करनी है, और एक्सपेंडिचर का गैप करेगा तभी तो इकोनॉमी में जो है मूवमेंट हो पाएगा, उथल पुथल या उतार चढ़ाव होगा। नहीं तो अगर सरप्लस बजट करेगा तो फिर विकास का जरूरत ही नहीं। जैसे कि सरप्लस बजट कौन, डेवलपमेंट कंट्री करता है, जो डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका है, रूस है, जापान है ना, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, ये सब क्या है, सब में सरप्लस बजट क्यों होता है, क्योंकि वहां रेवेन्यू जो आती है, जो टैक्स आता है वो ज्यादा आता है खर्च के। हमारे यहाँ क्या है, रेवेन्यू कम आता है और खर्च ज्यादा होता है, इसलिए डेफिसिट बताएंगे, घबराना नहीं, थोड़ा एक ओवरव्यू खाते आपको, सब एकदम डिटेल पूरा रटा देंगे क्लास में, याद रखिएगा, घबराना नहीं। तो ये 3 सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस में, ठीक है। 5वां हमारा हो जाएगा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखिए 2 बातें, ग्रोथ और डेवलपमेंट, दोनों चीज आपने जुड़े, इसमें हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, जो अब तक पूछा गया है, हालांकि इसका सिलेबस डिफाइन नहीं है, इसमें मॉडल पढ़ेंगे, ग्रोथ मॉडल, और देख लेंगे आगे अगर कुछ इस तरह का सवाल बन रहा होगा तो और में आगे चलेंगे। लेकिन हम लोग मॉडल तो पहले सब पढ़े, इसमें मॉडल ही पूछता है जनरली, इसमें ज्यादा अगर इसमें जैसे अभी पूछा नहीं है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ, टेक्नोलॉजी का क्या महत्व, क्या अब देखिए टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो क्या ग्रोथ किसी कंट्री का हो पाएगा, डेवलपमेंट हो, क्योंकि दोनों 2 चीज है। व्हाट इज बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बताइए कोई आदमी, एनीबॉडी टेल, दोनों 2 चीज है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है तो दोनों लगता है एक ही चीज। जैसे कोई बच्चा जो है
अगर उसकी हाइट 4 फीट था तो 4 फीट से वो हो गया 4.5 फीट, तो ग्रोथ हुआ कि डेवलपमेंट हुआ? ग्रोथ हुआ। हाँ, लेकिन बच्चा 4.5 फीट होने के साथ साथ थोड़ा मोटा भी हो गया तो कहेंगे उसको डेवलपमेंट हो गया। थोड़ा मेंटल डेवलप भी हो गया, डेवलप हो गया। थोड़ा अंग्रेजी बोलना भी सीख गया, डेवलप हो गया। आपसे थोड़ा सा लड़ना भी सीख गया है, डेवलप हो गया। समझ रहा है ना? अपने से खाना भी सीख गया है, डेवलप हो गया। स्कूटी भी चला रहा है, डेवलप हो गया। फॉलो कर रहे हैं ना मीनिंग? मतलब अगर होल सोल आपका ग्रोथ दिख रहा है हर चीज में, हर सेक्टर में, तो दैट इज कॉल्ड द। और जब किसी एक पार्टिकुलर क्षेत्र में आप बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, या तो ग्रोथ हो रहा है, किसी पार्टिकुलर क्षेत्र का ग्रोथ हो रहा है। यानी कि प्रीवियस स्टेटस हैज बीन चेंज्ड फॉर द न्यू स्टेटस, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ। व्हेनेवर एग्जॉस्टिव या होल, है ना, growth has happened in your body, in your situation, in your condition, in the country, that is called clear। तो डेवलपमेंट किसी चीज का आधा फिगर देता है कि पूरा फिगर देता है? पूरा फिगर देता है, होल पिक्चर वो। लेकिन ग्रोथ किसी चीज का पार्टिकुलर चीज बना है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे हमारा इकोनॉमी जो है वो किस प्रतिशत का है। इसमें एक रोस्टो का मॉडल भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसमें एक हैरेड डोमर का, जिसमें छुरी धार वाला पूछा गया था, किसमें? प्रोजेक्ट मैनेजर में उसे पूछा है कि छुरी धार जो नाइफ एज रिलेशन होता है, ग्रोथ मॉडल है हैरेड डोमर का। हैरेड अलग इकोनॉमिस्ट थे, डोमर साहब अलग थे, दोनों मिलके दिए हैं। उसमें ना नाइफ एज इक्विलिब्रियम दिखाया गया, वो पढ़ाएंगे आप। तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर ने पूछा है छुरी धार संबंध कहाँ पाए, आप लोग जानबे नहीं करेगा। अभी हम बार बार कह रहे हैं, यही पूछेगा आप कि बताइए कि विकास के मॉडल में किसमें छुरी धार का संबंध बताया गया, कहाँ पढ़ाया था? पढ़ाए बोले ना अभी कि ग्रोथ हैरेड डोमर में है। ये रिलेट कर लेनी है। अब जैसे हम पढ़ा रहे थे उसमें एक्सल रोलिंग थ्योरी, बार बार कर जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। आप पूछ देगा जनरल इक्विलिब्रियम, एक्सल रोलिंग नहीं, नाम नहीं देगा, पूछेगा कि सामान्य संतुलन का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में व्याख्या करें। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में व्याख्या करें, किसका है? रिकार्डो का। निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्याख्या करें, एडम स्मिथ। आपको ना जानना है। अब हम हर चीज हम थोड़ी आपके कान में 4 गो टिक्का लगा देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कि देखते रहिए कि कहाँ आपको पकड़नी है। आपको नजर पैनी रखनी है, आपको दिमाग को खोल के रखना है कि हम जो बोल रहे हैं, सर बोले थे, किसमें बोले थे, इसमें बोले थे, ये बात उसमें बोले थे, ये बात उसमें, वही उठा के पूछ। कितना लड़का प्रोजेक्ट हो गया, सर छुरी धार कहाँ गया? सर कहाँ गया? तो नाइफ एज रिलेशन मॉडल में है, पढ़िए तब ना समझ में आएगा। अब अभी आपको बताते हैं, एक सवाल बता। एक इकोनॉमिस्ट थे रोस्टो साहब, उसने कहा ये अर्थव्यवस्था जो विकास करती है, जो डेवलपमेंट होता है, वो प्लेन की तरह, हवाई जहाज की तरह। अब देखिए हवाई जहाज के बाद किस में आ रहा है? हाँ, रोस्टो के मॉडल में आ रहा है। अब आपको जोड़ के रखना है। वो कहता है कि हवाई जहाज उड़ती है, जब पहले रनवे पे दौड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे उसके आगे का चक्का उठने लगे और वो इस पोजीशन में एंगल में जाती है, चाहे 60 डिग्री हो, है ना, जो भी हो, वो एंगल में जाती है। देयर आफ्टर फ्लैट होके इकोनॉमिक्स इन द सेम वे। पहले इकोनॉमिक्स रेंगती है, क्रीप करती है, यानी वहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, है ना, प्रति व्यक्ति आय कम, जनसंख्या का दबाव, लोग, है ना, ग्रेड ऑफ द पॉपुलेशन, ये रहेगा, वो तब तक रेंगना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सर्विस सेक्टर उठने लगेगा तो आपका धीरे धीरे आपको एक चक्का उठा आगे, यानी सर्विस सेक्टर आप उठने लगे। एग्रीकल्चर का लोड कम हुआ, इंडस्ट्री बढ़ने लगा और सर्विस सेक्टर, और जैसे ही सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर बूस्ट हो गया तो प्लेन एकदम सीधा होकर उतर। अब वहां पूछ देगा कि पूछिए बताइए विकास के कौन से सिद्धांत में हवाई जहाज रनवे में दौड़ती है, फिर टेकअप करती है, फिर वो फ्लाई करने। अब आप कहेंगे सर कहाँ से पूछ दिया, सर सिलेबस में था ही नहीं, हम कैसे लिखते? आप तो पढ़े नहीं किया, तो क्या पढ़ाए हम आपको? ये एग्जाम्पल किसका दे रहा है? उसी तरह हैरेड डोमर ने कहा कि छुरी के धार की तरह, बिल्कुल जैसे धार पे कुछ आता है तो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, उसी तरह से ग्रोथ डेवलपमेंट डिवाइड होता है। इसलिए इक्विलिब्रियम बनाने के लिए नाइफ एज का रिलेशन को मैनेज करना। नाइफ एज में क्या है? कैंची का जो 2 धार होता है, दोनों का रोल है कि एक का रोल होता है? एक से कट जाएगा? नहीं कटेगा। एक बेस देता है, एक ऊपर से कट करता है। उसी तरह से डेवलपमेंट का प्रोग्रेस, यानी एस्टिमेटेड ग्रोथ एंड द वारंटेड ग्रोथ एंड द एग्जिस्टिंग ग्रोथ, 3 तरह का ग्रोथ। किसी भी देश में कैपेबिलिटी 3 प्रकार की होती है। एक होता है एग्जिस्टिंग, यानी जो है, एक होता है वारंटेड, एक होता है नीडेड, जो चाहिए। तो तीनों का देखना पड़ेगा तब ना जाके होगा। अब आपका क्या है? अभी आप एग्जिस्टिंग क्या कैपेसिटी है आपका? अभी 2 क्वेश्चन लिखने लायक भी आप नहीं। वारंटेड क्या है? 6 क्वेश्चन। तो टारगेटेड क्या होगा आपका? तो क्योंकि जिस दिन वारंटेड और टारगेटेड मिल जाएगा उस दिन डेवलपमेंट होगा, उस दिन आपकी रिजल्ट होगी, आपके हाथ में होगा। तो ये गैप जिस दिन रहेगा उस दिन तक आपका रिजल्ट नहीं बने। ये 6 क्वेश्चन लिखने की कैपेसिटी हम पहले ही यहीं बना लेंगे, सारे चैप्टर को पूरी पकड़ करके बनाएंगे हमारा, समझ रहे हैं ना? यही है वारंटेड एंड एग्जिस्टिंग एंड टारगेटेड। तो यही ग्रोथ मॉडल। 5 छठा किताब है इंटरनेशनल, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एक सब
अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। ये आपके राष्ट्र से बाहर चला गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया, वर्ल्ड का है। इसमें आपको पढ़नी है, पहले इसमें पढ़ना है आपको, दूसरा पढ़ना है बीओपी, तीसरा पढ़ना है एक्सचेंज रेट, और इसी में चौथा पढ़ना है आईबीआरडी, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ जोड़ देते हैं, आया था डब्ल्यू, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इसको पर एक सवाल इससे से रहता है। इस बार ना आईएमएफ पूछा, ना आईबीआरडी पूछा, डब्ल्यूटीओ पूछा है। आप लोग तो आईएमएफ आईबीआरडी रहेगा, एक सवाल इंस्टीट्यूशन से पक्का सवाल रहता है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे सबका, ठीक है, चारों थ्योरी पढ़ेंगे। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, ठीक है। इसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो, एक्सलोरिन और एवरलर, चार ही थ्योरी है आपका, चारों पढ़ लेंगे हम लोग। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में चुनौती क्या है भारत के सामने, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्थिति क्या है, इस तरह का है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका बैलेंस है या फेवर में है या डिसफेवर में है, ये सारा चीज को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग, इसमें दो पार्ट है, एक है अप्लाइड पार्ट, एक है थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल में चारों थ्योरी पढ़ के जाएंगे, कौन आएगा पता नहीं है, रिलेट करके पूछेगा, एक दूसरे से मिला के पूछ सकता है, डिफरेंशिएट करके पूछ सकता है, तो कोई हम लोग उसमें पर लिखने में सक्षम होगा, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ भुगतान संतुलन, जब कोई भी देश व्यापार करता है तो एक पेमेंट आती है हर तरह का, क्योंकि हमारा भी पेमेंट बाहर जाता है, एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारा हम बाहर को देते हैं, जब एक्सपोर्ट करता है तो हमारा डॉलर हमारे अंदर आता है। तो ये दोनों का आदान प्रदान जो होता है वस्तु सेवा के द्वारा, दैट इज कॉल्ड बीओपी, यानी कुल लेन देन, किसी भी देश का कुल लेन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा जब की जाती है, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कहता है कभी कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है, हाँ बिल्कुल बैलेंस में होता है। जब डेफिसिट में होता है, रिवर्स होता है, अर्थात हमारे यहाँ पैसा कम आया और पैसा ज्यादा बाहर चला गया तो डेफिसिट हो जाएगा, यानी डॉलर हमारा बाहर चल गया, डॉलर कम आया तो डेफिसिट हो गया, या हमारे यहाँ ज्यादा आया कम गया तो प्लस हो जाएगा, और दोनों इक्वल आया तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग बीओपी में बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी भी पढ़ेंगे और बीओपी भी पढ़ेंगे, इसमें दोनों का हम लोग देखेंगे और दोनों का अध्ययन करेंगे। एक्सचेंज रेट, देखिए कोई भी देश जब व्यापार करता है तो दोनों के बीच में मुद्रा का विनिमय करने का एक दर होता है, डॉलर की तुलना में रुपया, डॉलर की तुलना में पाउंड, डॉलर की तुलना में येन, इस तरह से एक्सचेंज करता है। इसमें एक नियम है, उस नियम के तहत बदलाव चेंज किया जाता है। तो कैसे रुपए का मूल्य निर्धारित होता है, डॉलर का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, कब रुपया गिर जाता है, कब डॉलर बढ़ जाता है, ये सारा चीज एक्सचेंज रेट परिवर्तनशील है, फिक्स दर है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल एक्सचेंज रेट है, फिक्स एक्सचेंज रेट, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट। उसके बाद जो है हमारा आईबीआरडी, आईएमएफ है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, इसको हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट, और डब्ल्यूटीओ है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, ये लोग हम लोग पढ़ेंगे इसको। और इसमें से भारत के संबंध में ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में आईएमएफ से कितना लोन मिला, इसके विकास में कितना योगदान दिया, आईएमएफ किस तरह का लोन देती है, किसके लिए देती है, तो आईएमएफ क्या है, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, ये सब ट्रेडिशनल है, कन्वेंशनल है, पढ़ेंगे। अब इसके बाद एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस जाके ये पढ़ेंगे कि भारत को अब तक आईएमएफ से किस प्रकार की सहायता, या क्या आईएमएफ का उन्मूलन कर देनी चाहिए, क्योंकि आईएमएफ का गठन हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन आज भी विकासशील देश विकास नहीं कर, आज भी गरीब है, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, आज भी भीषण कुपोषण है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लोग मर रहे हैं, खाने का भाव। तो आप क्या कर रहे हैं, बड़ी संस्था है, करोड़ों का डॉलर आपके पास फंड है, फिर भी आप लोगों का गरीबी बड़ी दूर नहीं। तो इसमें सजेस्टिव मोड में हम लोग इसको थोड़ा अप्लाइड करके चलेंगे, आज के डेट जोड़ लेंगे। तो कन्वेंशनल तो पढ़ेंगे, लेकिन जब तक आप जानेंगे नहीं कि काम क्या है, सुधार क्या होगा, सजेशन कहाँ से दे पाइए, काम ही नहीं पता है तो सजेशन क्या दीजिएगा, कहाँ ये डिफॉल्ट हो रहा है वहां देखना। उसी तरह से आईबीआरडी है, विश्व युद्ध के बाद इस संस्था को बनाया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि आईबीआरडी रिकंस्ट्रक्शन करेगी, जिस जो गरीब युद्ध में, जो युद्ध में गरीब हो चुका है या बर्बाद हो चुका है, तो किए आप यूरोपियन कंट्री का विकास के, लेकिन विकासशील का कहाँ का, गरीब का कहाँ का। तो आज भी क्योंकि वो जो 5 वीटो पावर है, 5 जो विकसित राष्ट्र है, उन्हीं का कंट्रोल है, दोनों संस्थान पर है, चल रहा है। एक डब्ल्यूटीओ नई संस्था आ गई, वर्ल्ड ट्रेड, इसमें हम भी मेंबर हैं, ये पूरे ट्रेड को ऑर्गेनाइज करता है, इसको भी हम लोग कार्य प्रणाली से देखें और सबको भारत से जोड़, क्योंकि हम लोग को जब भी पूछता है भारत से ही पूछता है, भारत से ही जोड़। तो ये आपका पार्ट हो गया, पार्ट ए का, क्लियर है ना। अब इसमें से आपको 6 सवाल रहे और 3, ज्यादा तो पढ़ना है इसी में, ज्यादा तो पढ़ना इसी में है ना। इसमें से आपका जो सेगमेंट अच्छा रहे, जो इजी रहे, जो आपको लगे डाइजेस्टेबल, उसको आप लोग कवर करेंगे। 3 फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ा दूंगा आपको, माइक्रो, ये तीनों में आप लोग फंसते हैं। 95% बच्चे के लिए भारी भी होता है। भारी मतलब क्या, समझना नहीं, तो उठना। भारी का मतलब होता है कि नहीं समझ पाते आप थोड़ा सा, और नहीं समझ पाते इसलिए नहीं समझ पाते कि आपका बेस कमजोर, आप इसलिए समझ पाते हैं कि पहले से दिमाग में बिठा लेते हैं कि सर ये तो भारी है। ऐसा नहीं करना है,
सब इजी है, सब टॉलरेबल है, सब पढ़ रहा है, सब क्वालिफाई कर रहा है, सब डीएसपी एडीएम बन रहा है, आप भी बनेंगे। बस आपको उस अप्रोच सही रखना। जब इकोनॉमिक्स की सवारी कर लिया तो फिर डरना क्या है? अरे घोड़े पे चढ़ गया है तो उसको घोड़े को दौड़ाना ना है, थोड़ी घोड़े से कूद के भाग जाना है, नहीं करना है। तो आपकी हार होगी, घोड़े की जीत। आपकी हार होगी, घोड़े की जीत हो जाएगी, क्योंकि घोड़ा आपको उठा के फेंक दिया। तो जो असली घोड़सवार होता है, चाहे घोड़ा कितनो बदमाश हो, कितनो ही कुछ हो, उसको कंट्रोल करके ही दम लेता है, और आपको लेना है। इकोनॉमिक्स पे विजय पानी है, इकोनॉमिक्स से रैंक लानी है, और इकोनॉमिक्स पे हाई, इट इज योर कमिटमेंट and it is my commitment to be understand full and whole dimension। ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको पूरा डायमेंशन पढ़ा दूं और पूरा कंसेप्ट क्लियर हर तरह से, कहीं से भी कोई सवाल